बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले छोटे सत्र में नीतीश सरकार बिहार का बजट पेश करेगी। साथ ही कुछ अहम विधेयक भी पारित कराए जाएंगे, लेकिन विपक्ष अभी से सरकार को घेरने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव के पहले आज से शुरू हो रहे बिहार विधानसभा का बजट सत्र बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मार्च की शुरुआत में आचार संहिता लागू हो सकता है, इस वजह से बजट सत्र को छोटा रखा गया है। सोमवार से 10 दिनों तक चलने वाले सत्र की होगी शुरुआत। सेंट्रल हॉल में राज्यपाल के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत। पहले दिन ही दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। मंगलवार को सुशील मोदी बिहार का बजट पेश करेंगे। बजट सत्र को लेकर सत्ताधारी दल ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। विपक्ष से हम लोग आसान्वित है कि इसमें सहयोग करेंगे, क्योंकि बजट प्रश्न है। हम लोग तो ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशावादी हैं कि भाई सब मिलजुल करके हम लोग इस राज्य की विकास करेंगे। बजट सत्र में ही गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का विधेयक भी सरकार पास कराएगी। ऐसे में सभी की नजरें राजद के रुख पर रहेगी। वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। मामला चाहे बिगड़ती कानून व्यवस्था की हो या फिर शेल्टर होम से जुड़ा, कांग्रेस के तेवर से साफ है कि सत्र हंगामेदार रहने वाला है। लॉ एंड ऑर्डर और खासकर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम को लेकर जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीर टिप्पणियां की हैं बिहार सरकार की कार्यप्रणाली पे, ये तमाम चीजें उसमें होंगी। बहरहाल लोकसभा चुनाव की आहट के बीच बिहार सरकार के बजट पर प्रदेश की जनता के साथ ही विरोधी दलों की नजरें भी टिकी हुई है, लेकिन विपक्ष के तेवर से लग रहा है कि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण रहने वाली नहीं। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 पटना। विधानमंडल का बजट सत्र इस बार कितने दिनों का होगा और किस दिन कौन सा काम होगा, ग्राफिक्स के जरिए आइए आपको दिखाते हैं। 11 फरवरी से 20 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा। इस बार बजट सत्र में कुल 7 बैठकें होंगी। 12 फरवरी को पेश होगा बिहार का बजट। 13 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा। 14 फरवरी को तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद विवाद होगा। वहीं अगर बात करें 15 फरवरी की, तो लेखानुदान प्रस्ताव पर इस दिन वाद विवाद होगा। 16 और 17 को बजट सत्र में बैठक नहीं होगी। 18 फरवरी को राजकीय विधेयक पेश होंगे। 19 फरवरी को रविदास जयंती के कारण बैठक नहीं होगी और 20 फरवरी को सदन में रखे जाएंगे गैर सरकारी संकल्प। गोपालगंज में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि लोकसभा चुनाव में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। साथ ही श्री शुक्ला ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर प्रस्तावित स्थल पर ही बनेगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद हर हाल में राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। 2019 में नरेंद्र मोदी जी की इस देश में सरकार बनेगी। हम लोग जब जेपी के समय में कहा करते थे कि बिहार शुरुआत करेगा, कभी उत्तर प्रदेश शुरुआत करेगा, तो उत्तर प्रदेश बिहार मिलकर के जो है एक बार पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के अपराध नियंत्रण को लेकर दिए गए बयान पर जोरदार कटाक्ष किया है। वैशाली के भगवानपुर में उन्होंने कहा कि केवल बयान देने से हालात में सुधार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं और नीतीश सरकार अपराध नियंत्रण पर मूक दर्शक बनी हुई है। ऐसे में उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो गई है।
एकदम अपराध नियंत्रण करने में, विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने में सरकार 100% विफल है। और न उनमें कोई संवेदनशीलता है और न उसमें कोई जागरूकता है, न चेतना है। पटना पुलिस की विशेष टीम ने रेलवे, एनटीपीसी और पंचायती राज विभाग में नौकरी देने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का भंडाफोड़ किया है। दरअसल पुलिस की विशेष टीम ने बुद्धा स्मृति पार्क के पास से 3 शातिरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी बेरोजगार युवकों को नौकरी देने के नाम पर 50 से 75 हजार रुपए वसूलते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से बेरोजगार युवकों के सर्टिफिकेट समेत कई दस्तावेज बरामद किए हैं। है ना सर, उसी में मतलब लड़का देते हैं। कितना पैसा लेते थे? 75,000। और कंपनी को कितना देते थे? तो अगले को देते थे, हम तो नहीं जानते हैं, अगले को देते थे हम। कौन सा अगला कौन है उसमें? इनको देते कौन से पद पे है? हम इन्हीं को कागज देते थे। दरभंगा के तारसराय मुरिया इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब संदिग्ध हालत में 6 माह की बेटी के साथ मां का जला हुआ शव घर से बरामद हुआ। घटना के बाद से मृतका के पति फरार है। इधर घटना की सूचना मिलने की मौके पर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और आक्रोशित लोगों का गुस्सा पुलिस को झेलना पड़ा। हालांकि पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच में जुटी है। ओपी अंतर्गत मोरिया गांव में एक औरत एवं उसकी 6 माह के करीब बच्ची थी जिसका शव जला हुआ पाया गया है। पुलिस के द्वारा जो है कि डीएम क्षेत्र में पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। लड़की के परिजन के आधार पर, बयान के आधार पर दहेज हत्या का कांड अंकित। हथियारों के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से AK-47, 2 ग्रेनेड लॉन्चर और 1200 कारतूस बरामद किया गया है। रिपोर्ट देखिए। अत्याधुनिक हथियार और गोलियों के इस जखीरे को देखिए। AK-47, 2 ग्रेनेड लॉन्चर और 1200 कारतूस, ये सारे हथियार पुलिस ने पूर्णिया में 3 हथियार तस्करों की गिरफ्तारी के बाद बरामद किए हैं। 7 फरवरी को पुलिस ने बायसी थाना इलाके में सफारी गाड़ी से जा रहे 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया था। उस समय उनकी गाड़ी से कुल 600 कारतूस बरामद हुए थे, लेकिन जब रिमांड पर लाकर तीनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि गाड़ी में और भी हथियार हैं। और जब गाड़ी में गुप्त तरीके से बनाए गए बक्से को खोला गया तो सबके होश उड़ गए। एक AK-47, 2 UBGL लॉन्चर और 1000 से अधिक कारतूस बरामद किए गए। गाड़ी की फर्दर जो हम लोगों ने सर्च किया तो उसमें हम लोग को ये 3 आधुनिक हथियारों की बरामदगी और 1200 अतिरिक्त गोलियों की रिकवरी हुई है। अभी भी वो हम लोग की पुलिस रिमांड में है। 3 अभियुक्त और उनसे फर्दर इंट्रोगेशन चल रहा है। ये हथियार म्यांमार में बने हुए हैं और तस्करी कर इन हथियारों को पटना में कुख्यात अपराधी मुकेश सिंह को बेचना था, लेकिन पुलिस ने पहले ही तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। ये हथियार अपराधकर्मी के अलावे माओइस्ट को जाने की भी संभावना है। ये जो गिरफ्तार किए गए हैं इसमें से कॉन्फेस किया है कि पिछले साल भी 4 AK और 5 राउंड गोली इन्होंने पटना लाके मुकेश सिंह को दिया है। बड़ी बात है कि इन तस्करों ने पिछले साल भी मुकेश सिंह को 4 AK-47 और 5000 जिंदा कारतूस बेचे थे। पुलिस की माने तो इस पूरे रैकेट का सरगना मुकेश सिंह और आरा का संतोष सिंह है। मुकेश के घर छापेमारी में 50 राउंड कारतूस बरामद हुए थे और वो अभी फरार है। लेकिन जिस तरीके से म्यांमार आर्मी से हथियार निकलवाकर नागालैंड होते हुए बिहार में तस्करी कर बेचा जाता था वो चिंताजनक है। इससे बड़ी चिंता ये है कि अब तक जो हथियार तस्करी के माध्यम से मुकेश तक पहुंचे वो कहां है और उसका इस्तेमाल किन किन अपराधों में हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से प्रवीण के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। सहरसा पुलिस ने ट्रांसपोर्ट गोदाम में छापेमारी कर 40 कार्टन प्रतिबंधित दवा के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया।
दरअसल एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि भारत मेडिकल एजेंसी में बड़ी संख्या में प्रतिबंधित दवा है। इसी सूचना के आधार पर डीएसपी ने पुलिस टीम के साथ भारत मेडिकल एजेंसी और एजेंसी मालिक के घरों पर छापेमारी कर ट्रांसपोर्ट मालिक सहित दवा एजेंसी पर काम कर रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ कर रही है। सूचना मिल रही थी कि रिफ्यूजी चौक के पास जनता ट्रांसपोर्ट एजेंसी में अवैध जो है कि प्रतिबंधित चीज रखा हुआ है। तो पुलिस अधीक्षक महोदय सहरसा के द्वारा मेरे नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें कि छापेमारी की गई सदर थानाध्यक्ष के साथ। तो इस तरह का 40 कार्टून लगभग कुल 4000 बोतल बताया जा रहा है कि जिसमें है प्रतिबंधित चीज है। उसका संबंधित विभाग के ड्रग इंस्पेक्टर आए हैं, उसकी जांच करेंगे। शिवहर में 120 करोड़ की लागत से बनने वाले डैम पर पिछले लंबे अरसे से ग्रहण लगा हुआ है, जिससे इलाके के किसान मायूस हैं। रिपोर्ट देखिए। शिवहर के बिलवा गांव में बागमती नदी के किनारे सरकार ने 5 साल पहले डैम निर्माण की आधारशिला रखी थी और शिलान्यास के दौरान सरकार ने खुद को किसान हितैषी बताते हुए अपनी पीठ खूब थपथपाई थी। 120 करोड़ रुपए की लागत से डैम का निर्माण किया जाना था, लेकिन डैम का काम आज तक अधूरा है, जबकि 2016 तक काम को पूरा करने का डेडलाइन निर्धारित किया गया था। निर्माण एजेंसी की सुरक्षा में लगे पुलिस के जवान भी बताते हैं कि यहाँ अब कोई नहीं आता। वहीं स्थानीय लोगों में डैम निर्माण काम की इस हालत को लेकर मायूसी छाई हुई है। यहाँ काम नहीं हो रहा, अभी बंद है। अभी तो साल भर से बंद है। कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता। इतना परेशानी होता है कि कभी रास्ते के लिए तरफ बैठते हैं, न गाड़ी चलती है न कुछ चलती है। हमारे यहाँ से न सिंचाई खेतों के लिए पानी भी मिलता है और ऐसा पानी आता है कि हमारे घर द्वार सारा भी दह जाता है, फसल भी नष्ट हो जाता है। इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर सरकार की उदासीनता से जहां आम लोगों में आक्रोश है, वहीं विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। 2 कंपनी पहले ही यहाँ से काम को छोड़ करके भाग चुकी है और ये 3rd कंपनी है जो अभी कार्य करना शुरू किया है। निश्चित रूप से सरकार की तरफ से उनको कार्य करने का जो वातावरण चाहिए, जो एनवायरनमेंट चाहिए, नहीं दिया जा रहा है। या तो कंपनी को सुरक्षा नहीं दी जा रही है, या उनका पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, या प्रोजेक्ट पर पैसा नहीं आ रहा है। कहीं न कहीं सरकार के मंशा पर सवाल उठता है इससे भी। हालांकि प्रशासन डैम निर्माण काम में हो रही देरी के पीछे निर्माण एजेंसी को जवाबदेह बता रहे हैं। गोवा में जो डैम बन रहा था उसमें भी वही बात हुई कि बिहार सरकार ने जिनको ठेका दिया था वो कंपनी, उनके जो ठेकेदार थे जो काम कर रहे थे, शायद उन्होंने काम करने से मना कर दिया है। बहरहाल भले जिला प्रशासन निर्माण एजेंसी पर ठीकरा फोड़कर अपने हाथ खड़े कर दिए हों, लेकिन किसान प्रशासन और सरकार की लापरवाही से मायूस है। शिवहर जिले में बनने वाला इस डैम पर पिछले लंबे अरसे से ग्रहण लगा हुआ है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को किसानों के सुनहरे सपनों का मजार कहें तो यह गलत नहीं होगा। जरूरत है इस डैम निर्माण कार्य को जल्द पूरा कराने की, ताकि इससे हजारों की संख्या में किसान लाभान्वित हो सके। राकेश रंजन, न्यूज 18, शिवहर। कल तक दूसरों की जूठन खाने मैला ढोने वाले महादलित समुदाय से आने वाले मल्लिक जाति के लोगों के लिए तारणहार बनकर आए हैं सवर्ण जाति के संजीव डोम। खगड़िया में संजीव डोम महादलित समुदाय के लोगों में शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। कैसे, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। शहर के चकाचौंध दुनिया में रहने वाले और रैंप पर थिरकने वाले संजीव की जिंदगी अब इतनी आसान नहीं रही। 10 साल पहले अपने घर और परिवार को त्याग कर संजीव एक नई राह पर निकल पड़े। समाज में छुआछूत और वर्ण भेद को मिटाकर पहले अपने नामों के साथ डोम लगाया और फिर समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए क्रांति की शुरुआत की और अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। महादलित बस्ती में बच्चों को विद्यालय जाने के लिए अभियान चला रहे हैं। यहाँ पर बच्चे बहुत पहले जो है ना, बहुत नगण्य कहिए, बहुत कम रहता था, आता था। और इनका जो है, हमारे क्या नाम है, संजीव बाबू का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा।
कोसों पैदल पगडंडी पर चलकर और नाव के सहारे संजीव डोम महादलित बस्ती पहुंचते हैं और घर घर जाकर महादलित परिवार को शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। खुद से बच्चों को नहलाकर स्कूल तक पहुंचाते हैं। महादलित बस्ती में संजीव डोम उनके बीच बैठकर दुख दर्द के सहयोगी बनते हैं। अब महादलित के मसीहा बने संजीव डोम के लिए गांव में गीत गाए जाने लगे हैं। पहले हमार बच्चा माछ मारे रहे, संजीव भैया एलखिन है तो बहुत सुधार में एलखिन है, नान लखनी है। अब ये संजीव भैया 1.5 साल से आकर के हम लोग को जो संगठन बना रहे हैं कि चलो चलो स्कूल, तो मेरी बच्चा जो है से लगभग जो है से 80% हमारी बच्चा जो है स्कूल का जो है निर्माण कर रहे हैं। दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ाई करने वाले संजीव डोम मॉडलिंग की दुनिया को अलविदा कर सामाजिक उत्थान की ओर निकल पड़े। डोम समुदाय को छुआछूत और मुख्यधारा में लाने के लिए संजीव डोम को आमिर खान के चर्चित कार्यक्रम सत्यमेव जयते में भी शामिल किया गया। इनका मकसद है सरकारी योजना का लाभ इस समुदाय तक पहुंचे, जिसके लिए इन्हें शिक्षित किया जा रहा। तो हमारा मकसद है कि इनको सरकार से जोड़ना, सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो इनके गांव तक पहुंचे, इनका गांव भी दूसरे गांव, दूसरे समाज के गांव की तरह उन्नत हो, खुशहाल हो, यही हमारी प्रयास। महादलित के मसीहा बने संजीव डोम की पहल सराहनीय है और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश काबिले तारीफ। और अब जरूरत है तो समाज के लोगों को संजीव डोम से कुछ सीखने की, ताकि दलित समाज का उत्थान हो सके। दिग्विजय, न्यूज़ 18, खगड़िया। खबर मुंगेर से है, जहां प्रशासन के नाक के नीचे नाव परिचालन में नियमों की अनदेखी की जा रही है। चंद रुपए के खातिर बच्चे बिना सेफ्टी के टूरिस्ट को गंगा की सैर करा रहे हैं। सूजी घाट डॉल्फिन पार्क में शाम में अक्सर आसपास के लोगों के साथ बाहर से आए पर्यटकों की काफी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। काफी संख्या में गंगा किनारे पर्यटकों की भीड़ होने के बावजूद भी कोई भी प्रशासन के लोग मौजूद नहीं होते हैं, जिसके कारण स्थानीय नाविक चंद पैसों के खातिर पार्क में घूमने आए पर्यटकों को नौका विहार की सैर कराते हैं। कोई व्यवस्था ही नहीं है। इसमें छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, वे भी छोटा नाव है। यहाँ कोई बड़ी नाव की सुविधा नहीं है जिला अधिकारी की तरफ से। बस इसी में 10-20 रुपया दे के आदमी जो अपनी जान लेके जाते हैं घूमने के लिए। तो क्या होना चाहिए खास? क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से या जिला अधिकारी की तरफ से यहाँ व्यवस्था रहनी चाहिए बड़ी नाव की, जिसमें प्रशासन भी हो हमारे पार्क में या यहाँ गार्डिंग में रहना चाहिए नाव के लिए भी। बहुत बुरा है ऐसा, मतलब सरकार की तरफ से कोई प्रबंध नहीं है ऐसा कि मतलब कोई प्रशासन नहीं है यहाँ पे, ना प्रशासन की देखरेख में नाव चलता है। तो प्रशासन को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए ताकि उस पे कुछ भी मतलब खतरनाक अगर कोई दुर्घटना हो तो उसे बचाव किया जा सके, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। मोतिहारी में 3 दिवसीय कृषि कुंभ के दूसरे दिन महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए सिक्किम के राज्यपाल ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत वैश्विक स्तर पर कृषि के क्षेत्र में अपना मजबूत हस्तक्षेप रखता है। साथ ही किसानों से जैविक खेती की ओर उन्मुख होने की अपील की। सम्मेलन में राज्यपाल ने जीविका के 2519 समूहों की महिलाओं के बीच करीब 36 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण किया।